It was like a Lion King in the form of my Guruji used to perform in full swing. वो लायन किंग को तो पसंद करते ही थे, लेकिन सिम्बा को भी बहुत प्यार करते थे. वो सिंगर तो होता ही है, लेकिन वो सिर्फ सिंगर नहीं होता है, वो क्रिएटर भी होता है. ही इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, ही इज एन एक्टर ऑफ द मूवी. प्रतिभा लकी है, बस है ही नहीं दूसरा कुछ. मैं प्रतिभा इतनी लेके आया हूँ. नीरे गम रे मगा. HCL Concerts is an initiative by the global tech giant HCL, aimed at celebrating India's rich cultural heritage and musical legacy. HCL Concerts has been contributing to Indian arts since last 25 years. Since 1998, HCL Concerts has done concerts featuring young talent as well as the great maestros of Indian classical music. One more step in this direction is this podcast, in which we do a conversation with the maestros of Indian classical music and delve into their mind and into their genius. Namaste and welcome back to HCL Concerts presents the Great Indian Classical Podcast with me, Nirali. आज हमारे साथ बहुत ही खास कलाकार जुड़े हैं, जिन्होंने अपने कर्णप्रिय राग संगीत और अंदाज की खुशबू पूरे विश्व में फैलाई है. उनके स्वरों के, उनकी मीठी आवाज़ के, उनके हंसते हुए चेहरे और खुश मिजाज के न तो कितने लोग कायल हैं, जो मेरे गुरु और बहुत सारे संगीत चाहकों के बहुत ही चहीते पंडित संजीव अभ्यंकर जी. मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके. Pranam Dada, it is always very special to do a heart-to-heart conversation with you. हमने पहले भी conversations किए हैं और ये एक और हम करने जा रहे हैं, और बहुत अलग अलग जो विचार आपके हैं, आपकी जर्नी के बारे में कुछ समझने की और कुछ परखने की ख्वाहिश रखते हुए शुरुआत करते हैं. मोस्ट वेलकम. तो दादा, आपकी तालीम के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस हैं कुछ नई भी हो सकती हैं, तो होती ही है. तो थोड़ा सा हम जाएंगे आपके तालीम के वक्त में, लेकिन उससे पहले जब आप हमारे बड़े गुरुजी पंडित जसराज जी के पास आप सीख रहे थे, और बहुत सारे आपके पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे कि राग हीर भैरव गंधर्व में पुणे के गुरुजी के साथ मेरा वोकल सपोर्ट बहुत. जब आप अपने शिष्यावस्था में थे, तो उस टाइम जो आपका एक फायर था और एक अंदाज था, वो इट हैड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म. तो क्या वो आपको वो दिन याद है, और वो क्या आप उस टाइम महसूस करते थे, और वो जो आपके गुरु के साथ बिताए हुए पल, खास करके वो स्टेज के अनमोल पल, उसके बारे में कुछ बताइए. उसके बारे में तो पूरा एपिसोड उसके बारे में हो सकता है, लेकिन सबसे मैं पहले क्लियर करूंगा कि शिष्य मोड में तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन अभी मेरी प्रतिभा मेरे गुरु है. वाह. मेरी जो प्रतिभा है वो मुझे मार्ग दिखाती रहती है, उससे मैं सीखती रहता हूँ. सो ऐसा नहीं कि मैं अभी गुरु बन गया हूँ और मैंने सीखना बंद किया, ऐसा नहीं है. एवरी नाउ एंड देन मुझे सीखना मिलता है, लेकिन वो प्रतिभा जो जन्मजात होती है उसको जागृत करने का, उसमें मैग्नेटिज्म पैदा करने का काम गुरु करते हैं. तो मेरे गुरुजी संगीत मार्तन पंडित जसराज जी का जिसको कहते हैं परिस्पर्श हम कहते हैं, वो मुझे हुआ. आई एम ब्लेस्ड. तो वो जो एरा था, अभी मैं पीछे देख के मुझे याद आता है. सिंपल वर्ड्स में अगर इफ आई want to explain it, it was like a Lion King in the form of my Guruji used to perform in full swing. He was 53 years old when I went to him. और उनके पीछे एक 13 साल का सिम्बा लायन किंग के साथ जा रहा है. और लोग उसको, वो लायन किंग को तो पसंद करते ही थे, लेकिन सिम्बा को भी बहुत प्यार कर रहे थे. सो मेरी तरफ देखने की ऑडियंस की जो, बिकॉज आई वॉज 13 years old when I went to him.
तो ही यूज्ड टू लव मी अ लॉट, ही यूज्ड टू लव माय सिंगिंग अ लॉट। तो मैं जितना उनके गाने पे प्यार करता था उतना ही वो मेरे गाने पे प्यार करते थे। सो दैट केमिस्ट्री यूज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेज, और लोगों को बहुत अच्छी लगती थी वो केमिस्ट्री, म्यूजिकल केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती थी। और नेचुरली मेरा रोल ऐसा था कि उनका प्रोग्राम है तो मुझे वो उनको जो चाहिए वो देना है। सो मेनी टाइम्स माई वोकल सपोर्ट वॉज कम्प्लीटली वॉट ही वॉन्टेड इट फ्रॉम टू बी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अपने मन का कुछ गा रहा हूँ, वो उनका प्रोग्राम था और ही हैड अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम द वोकल सपोर्ट। तो वो मेरा वोकल सपोर्ट वॉज अ कम्प्लीमेंट, एकदम जिसको कहते सपोर्ट ही था। वहाँ में अपना कुछ दिखाने का मुझे कोई मौका नहीं था। बट वो मेरी फेज ऐसी थी कि जहाँ मुझे वही काम करना था जो वो चाहते थे मैं करूं। बिकॉज यूज्ड टू से कि अभी मेरे पास हो तो मेरी सब विचारधारा है उसको सीखो, अपनी डालने के लिए बाद में समय आएगा। जब तुम सेंटर स्टेज में बैठ के अपना गाना गाओगे तो फिर मुझसे जो सीखा है उसमें फिर अपनी बातें ऐड करके अपना गाना गाओ। लेकिन मुझे क्या लगता है इतने सालों की मेरी साधना का जो विचार है वो सीखने के लिए तुम आए हो। सो राइट नाउ व्हेन यू आर विथ मी जस्ट सिंग एज आई टेल यू टू सिंग, दिस इज राइट, वट एवर आई एम सिंग इज राइट। तो मेरा उस वो जो 10 साल मेरे थे 1983 में उन्होंने जो मुझे एक्सेप्ट किया, 84 से जो जर्नी उनके साथ शुरू हुई, एक 10-11 साल में कम्प्लीटली आई वॉज ऑलवेज विथ हिम। तो एक मैजिकल एरा था। और उस वक्त की जो शिष्य भावना थी वो अलग थी। वो उनके रूप, वो गुरु रूप में थे और उन्हीं से मुझे जो भी है मिल रहा था। और बाद में मेरी प्रतिभा को जो उन्होंने, जिसको कहते हैं चार चांद लग गए उनके साथ रह के, कि गाना किस तरह से प्रेजेंट होता है, राग का मूड कैसे खिलता है, जिसको कहते हैं ना एक बागेश्वरी जब वहाँ पे छा जाती है, मतलब राग के हिसाब से बागेश्वरी का माहौल क्या होता है, उसमें छोटी 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 कल्पनाएं कितनी हाइट तक। ही वॉज अ ग्रेट परफॉर्मर। तो परफॉर्मेंस जब होता है, जैसे हम क्रिकेट का ज्ञान समझते हैं कि ऐसा पैर यहाँ रखना चाहिए, बैट की पोजीशन ऐसी चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल सिचुएशंस में जब आदमी फील्ड पे चला जाता है तो वो वहाँ पे बदलना पड़ता है। किताब से सीखी हुई थ्योरी थोड़ी सी बदलनी पड़ती है, लेकिन उस वही आउट होना या तो सिर के ऊपर से जाना या दोनों फील्डर के बीच में जाना, इसमें जो अंतर होता है वो एकदम फ्रैक्शन होता है। सो सेम थिंग्स हैपन इन हमारे ख्याल गायन में भी, कि जो थ्योरी में हम सीखते हैं उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसका एडाप्टेशन कैसा होता है, वो रूल्स में रह के भी रूल से थोड़ा सा बाहर कैसा जाता है, ये सब 1-to-1 सिखाया जा सकता है। बट जितना वो मैच में मिलता है ना, जो मैच होती है क्रिकेट की, वो हमारे यहाँ महफिल होती है। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल विथ हिम अ लॉट। और वो मुझे जिसको कहते हैं कि दैट वाज द बिगेस्ट गिफ्ट, टू गिव हिम वोकल सपोर्ट, टू सी हिम परफॉर्म। 3-3.5 घंटे की महफिल होती थी, मेरा हाथ पीछे थक जाता था तानपुरा बजा बजा के। अभी तो हम सोच भी नहीं सकते 3.5 घंटे की महफिल। हाँ, 3.5 घंटे का गाना एक्चुअल होता था, तो इतने राग सुनने को मिलते थे मल्टीपल टाइम्स। सो उससे एकदम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता था कि इस कला को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। और मजे की बात तो ऐसे कि वो खुद ही एवरी टाइम ही वाज एक्सप्लोरिंग। सो ये भी मुझे समझ में आया कि लोग मुझे हर वक्त पूछते कि आपको कैसे समझ में आया कि अब आपको आपके गुरुजी के यहाँ से हटना चाहिए और अपना कुछ करना चाहिए। तो मुझे तब समझ में आया कि 10 साल के बाद भी वो कुछ ढूंढ ही रहे स्टेज पे, तो उनका ढूंढना भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। सो देयर इज नॉट गोइंग टू कम अ सिंगल टाइम वेयर आई वुड feel that I have got everything from him, because he himself is searching every now and then. So after 10 years I realized that there is no end to the progress. सीखने की जो बात है उसको अंत ही नहीं है। वाह। तो मैंने सोचा कि मेरी वो क्षमता आई है क्या कि अब जब मैं अपना ही कुछ रास्ता ढूंढते रहूं और उससे सीखते रहूं। सो व्हेन आई वाज अराउंड 25 years ऑफ एज, तो मुझे लगा कि यस, नाउ देर इज अ टाइम कि जब मैं अपनी प्रतिभा से सीखूं। उसका जो जिसको बोलते हैं ना, वो जो सैटेलाइट वो जाता है ना सैटेलाइट, तो उसको पहले जो जोरदार धक्का मारना पड़ता है नीचे से फ्यूल का, और बाद में वो ऑर्बिट क्रॉस करके जाता है और फिर वो तो मुझे लगा कि मेरे गुरुजी ने वो धक्का मारा है और अभी मेरा जो यान है
उन्होंने इतना ऊपर ज़रूर पहुंचाया है कि मैं अपने फोटो ऑर्बिट में ले सकूं। क्या बात है दादा. एज योर डिसाइपल आई नो दैट योर मदर डॉक्टर शोभा अभ्यंकर जी ने आपकी जर्नी में बहुत बड़ा योगदान दिया है. यस। और आप हमेशा उनके बारे में और उनके योगदान के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं. उन्होंने सिलेक्ट किया कि आपकी जो गायकी है वो बड़े गुरुजी के साथ बहुत अच्छे से अलाइन करेगी. करेक्ट। और आप जो कहते आए हैं कि आप जो भी गाना बड़े गुरुजी से सीखते थे फिर वो आप अपनी माँ के साथ शेयर करते थे. तो नेचुरली। कुछ थोड़ा वो समय के देखिए बारे उसकी में प्रोसेस बताइए. ऐसी हुई कि आई वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। तो मैं 3 साल का था तब मैंने गाना गाया एकदम सुर में। तो माय पेरेंट्स रियलाइज कि दिस इज़ वेरी स्पेशल। तो मेरी माँ, क्योंकि शी वॉज एमएससी बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया था, और उसके बाद एमए म्यूज़िक, पीएचडी म्यूज़िक, डॉक्टरेट थी उनके पास म्यूज़िक की। तो वो तो खुद सीख रहे थे, उनको मालूम था कि दिस इज समथिंग स्पेशल, बट शी सेड कि अभी मुझे ख्याल गायकी में ही डालना है इमीडिएटली। जनरल सिंगर की व्याख्या नहीं, सिंगर नहीं, क्लासिकल आर्टिस्ट। सो शी सेड कि इसका माइंडसेट अभी से तैयार करना है, क्योंकि क्लासिकल आर्टिस्ट का क्या होता है, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिंगर तो होता ही है, लेकिन वो सिर्फ सिंगर नहीं होता है, वो क्रिएटर भी होता है। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, ही इज़ एन एक्टर ऑफ द मूवी। और कभी कभी वो खुद की रचनाएं बनाएगा तो वो तो लिरिसिस्ट ऑफ द मूवी ऑल्सो, ही इज़ द राइटर ऑफ द मूवी ऑल्सो। और जब वो अलग अलग चीज़ें महफिल में 2 घंटे की अपनी अपनी प्रेजेंट करते हैं तो अलग अलग कैरेक्टर भी वही प्ले करता है खुद ही। मतलब वो एक सिंगल एक्टर नहीं है। वो भक्ति रस का कोई बंदिश गाएगा, एक राग में भक्ति रस पैदा करेगा, दूसरे राग में वो वीर रस में चला जाता है खुद ही, मतलब अलग एक्टर बन जाता है। कि तीसरे राग में वो करुण रस में चला जाता है। सो वो अलग अलग रोल भी प्ले करता है। सो इट्स अ वेरी वाइड क्लासिकल आर्ट, जो जिसको हम ख्याल गायक बोलते हैं। करेक्ट वर्ड इज ख्याल गायन। तो ख्याल गायन की 2 घंटे की महफिल करना मतलब बहुत, डायरेक्टर से लेके सब रोल आपके पास ही होते हैं। सो शी वॉन्टेड टू मेक मी दैट वेरी स्पेसिफिक। तो उनकी माँ ने सही टाइम पे गायकी नहीं सिखाई। सो मेरे वक्त उन्होंने वो करेक्ट की। पंडित गंगाधर पिंपलखरे जी, मतलब ग्वालियर घराने के एक बहुत नामचीन गुरु थे पूना में। तो किराना और ग्वालियर घराने की गायकी उनके पास थी। तो उनके पास 6 साल माँ ने मुझे पहले भेजा, जो मेरी माँ के भी गुरु थे। एंड देन माई मदर स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम पंडित जसराज जी। तो वहाँ पे माँ ने मुझको उनके पास वो ही लेके गई। और मेरे माँ के पास इतनी विद्या थी, अलग अलग राग, अप्रचलित राग जो हमको नाम भी नहीं मालूम, ऐसे राग भी वो अलग अलग गुरुओं से सीखी थी वो। तो उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो गुरुजी मुझको कुछ सिखाते थे तो मेरा रियाज माँ सुनती थी, और मैं अगर कोई टेक्निकल गलती कर रही हूँ तो वो करेक्ट करती थी। अगर उसको कुछ लगे कि ये उधर उधर पूछती थी, ये पूछो गुरुजी को। सो शी ऑलवेज, मतलब जिसको कहते ना, एक नज़र थी पूरी हर वक्त। और जैसे मेरे पिताजी है तो वो बीच में आके देखते थे कि मैं ऐसे गाते वक्त बहुत ज़्यादा कुछ बॉडी लैंग्वेज तो मतलब बहक तो नहीं जा रही है, सब बैलेंस्ड है ना, हाउ इज़ माई बॉडी पोस्चर। हमारे यहाँ कहते हैं शास्त्र प्रमाण राग कर गान, शुद्ध मुद्रा शुद्ध बानी ताको बड़ो मान। तो शास्त्र प्रमाण राग कर गान है, ये है कि नहीं वो मेरी माँ देखती थी। शुद्ध मुद्रा शुद्ध बानी है कि नहीं वो मेरे पिताजी देखते थे। और ओवरऑल ये सब शास्त्र का कला में कैसे परिवर्तन करना है, इसको कला में कैसे परिवर्तित करते हैं, वो मेरे गुरुजी संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी मुझे दिखाते थे, सिखाते थे। ये गलत वर्ड है, क्योंकि ये सिखाया नहीं जा सकता, ये दिखाया जा सकता है। जो उसमें जो भी सीखे, जो भी जिसकी जितनी क्षमता हो उसमें से सीखे, क्योंकि कितना क्या क्या सिखाएंगे। एवरी नाउ एंड देन समथिंग न्यू इज हैपनिंग। स्पून फीडिंग करने की कला ही नहीं है ये। बट ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व हिम फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। तो ये 3 जबरदस्त फैक्टर्स मेरे इसमें थे। माई फादर प्लेड अ डिफरेंट रोल, उनकी एक अलग भूमिका थी मेरे इसमें। एवरी चीज़, हाँ, अभी तक मतलब एट द एज ऑफ 79 वो पूरे ध्यान रखते कि अरे तुम्हारा थोड़ा वजन बढ़ा है, क्योंकि वजन बढ़ने से आपके सांस पे कंट्रोल कम हो जाता है। अभी भी कहते हैं? यस यस। आपका पूरा गाना आपके ब्रीदिंग कंट्रोल पे है। वोकल कॉर्ड जो है वो उसको सिर्फ आपको ठीक रखना है बस, नॉन इन्फेक्टेड। लेकिन गाने का जो सब कंट्रोल है वो सांस पे है। इट्स ऑल ऑन ब्रीदिंग।
तो देखते हैं वो कि एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं अभी भी। हाँ, थोड़ा ज़्यादा पेट तो नहीं निकला है, एवरी नाउ एंड देन ही इज, मतलब वो मुझे पिंच करते रहते हैं। सो ये 3 बड़े फैक्टर्स थे। और चौथा फैक्टर जो एक पर्दे के पीछे रहता है वो मेरी वाइफ अश्विनी। अश्विनी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का मेरी ज़िंदगी में ये है कि वो मेरी कला की जो प्रामाणिक भावना है, सरेंडर है, वो जानती है। और वो मुझे करने के लिए बैक एंड वो बहुत अच्छे तरह से संभालती है, मेरे तक आता ही नहीं वो चीज़। तो ये आसान नहीं है, क्योंकि जैसे मैं 3 दिन टूर पे जाता हूँ तो वी डोंट एक्सचेंज आवर कॉल्स, हम बात ही नहीं करते, क्योंकि उसको मालूम है कि संजीव के दिमाग में कुछ कुछ होगा, ही मस्ट बी मीटिंग द ऑर्गेनाइजर्स, वहाँ पे जो चल रहा है उसके बीच में अभी ये मेरे एडिशन नहीं चाहिए। सो बाहर एक चीज़ों से लेके खाने का ध्यान रखना, जैसे मुझे मैं अब जो भी चीज़ें मैं नहीं खाता हूँ मेरे प्रकृति के हिसाब से वो घर में नहीं बनती है जब मैं रहता हूँ, और जब क्योंकि मुझे टेम्पटेशन नहीं हो, और जब मैं नहीं रहता हूँ तो घर में वो बनाती है, बट मैं रहता हूँ तो बनाती नहीं, कि ताकि सामने कोई टेम्पटेशन नहीं हो। करेक्ट। सो वेरी स्मॉल थिंग्स। और एक आर्टिस्ट अगर सब तरह से खुशहाल है तो ही उसकी कला खुशहाल होगी। बिल्कुल। सो मेरी 2 डॉटर्स है, उनकी पढ़ाई रखना, उनका सब ठीक, मतलब आई ऑल्सो कंट्रीब्यूट, बट बेसिकली मेरे तक आता नहीं है, एंड शी मेक श्योर दैट द अदर साइड ऑफ माई लाइफ इज स्मूथ, सो दैट माई माइंड इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड। सो ब्यूटीफुल। तो हम कई बार कहते हैं कि कलाकार को तो ईश्वर की देन होती है, वो तो है ही, पर ईश्वर की देन के बावजूद बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आपको हमेशा ऐसे लोग मिले जो आपकी कला को हमेशा आगे ही यस, वो तो है। लेते रहे। एक्चुअली ये किस्मत, लोग जो बोलते हैं वो किस्मत यही है, बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद आपका कर्म आता है। हम्म। क्योंकि किस्मत बहुत बार लोगों को मिलती है, बट उस अपॉर्चुनिटी को एडवांटेज में कन्वर्ट करने वहाँ पे कर्म आता है। राइट। सो अगर मॉडेस्टी छोड़ के मैं बताऊंगा, आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लक एंड कर्म बोथ। सिर्फ ये बातें हुई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बैकग्राउंड की वजह से मेरे ऊपर प्रेशर भी बहुत था। सो यू इमेजिन, यू आर इन द लाइमलाइट सिंस योर एज ऑफ 13-14 साल की उम्र में लोग आपको पीछे वोकल सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिम्बा को बहुत जलन भी मिलती है। और सही वर्ड उसका जलन नहीं है, मराठी में हेवा बोलते, मतलब वाई डज हिज गुरु लव हिम सो मच, इसको क्या कहते, जलन नहीं है, जलन बहुत निगेटिव वर्ड है। तो मुझे प्रेशर ये बहुत था कि अब गुरुजी के यहाँ से बाहर निकल के मैं बीच में बैठूंगा तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग लाइक, इसको तो इतना सारा नहीं है, इसको तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना चाहिए। अब ऐसे घर में पैदा हुआ कि माँ ही बोल रही है कि उसका भी एक लोगों को, अरे लोग तो घर से छोड़ के चले जाते हैं और इसको तो अपनी माँ ने डाला है। सो माई एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम मी वॉज वेरी हाई। तो उसका एक अलग प्रॉब्लम था, मेरे अलग प्रॉब्लम थे। ये जो तुमको किस्मत लग रही है ना, वो ऊपर से देखने के लिए बहुत आसान है। वो जो स्टार्स के बेटों को जो प्रॉब्लम होती है वो मुझको थी, कि ऑलवेज कंपेयर्ड विद द बेस्ट इन द बिजनेस। मैं कोई बंदिश बांधूं तो मैं इसलिए तुमको बोल रहा हूँ कि सिर्फ लक नहीं था वो। नहीं तो लोग दे विश टू कंपेयर विद माय कंपोजिशन मेड बाय माय गुरुजी हु वाज लाइक लता मंगेशकर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो मेरी बंदिश का इवोल्यूशन सीधा पंडित जसराज जी की बंदिश से हो रहा है। मतलब इट कुड गो इधर वे। बिल्कुल ही, बिल्कुल ही दोनों तरह से दोनों तरफ जा सकता था। मेरे खुद का मेंटेलिटी भी मैंने बहुत उसको ठीक रखा, क्योंकि लोगों के लिए गाड़ी लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, मेरे लिए थी नहीं, क्योंकि जन्म से मेरे पास गाड़ी थी ही ना। सो गाड़ी लेना कोई अचीवमेंट नहीं थी, तो उसके आगे ही था सब। मतलब इतना तो होना ही चाहिए, उतना तो क्या है, ये तो होना ही चाहिए। सो माय दिस वॉज अ ग्रेट प्रेशर, सब हैंडल नहीं कर सकते। और फिर वो ये फील्ड ऐसा है कि इसमें बहुत स्लो सक्सेस आता है। फिल्म लाइन का जैसा नहीं कि सुपर हिट हो गई एक फिल्म तो चल गया, फिर आपके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। आप सेकंड क्लास से शुरू होते हैं, फिर AC 2 टायर ट्रेन से जाते हैं, फिर प्लेन का इकोनॉमी क्लास आता है। सो दिस फील्ड इज़ अ वेरी स्मॉल फील्ड। तो उतना पेशेंस रख के कि वो सिम्बा का जो बात है वो दिमाग में सिर में नहीं जाए, और वहाँ आप आम जनता की तरह ही धीरे धीरे जाएंगे। सिर्फ आप सिम्बा इसलिए लोग आपकी तरफ देख रहे हैं बस, लेकिन बहुत ही मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, और कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है आपको। और कोई भी जिसको कहते हैं ना अंडरडॉग्स को जो मिलता है ना सपोर्ट, अरे इसको तो बुलाओ,
इसको क्या बोला ना, इसको तो दुनिया जानती है। हम्म, सो उसके ऊपर चढ़ के जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह का रिजल्ट मुझे देना था, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त आत्मा की शक्ति, पेशेंस, परसिवरेंस, संयम बहुत लगता है। क्योंकि सक्सेसफुल बैकग्राउंड के लोगों को दुनिया जल्दी से सिर पे उठाती नहीं। सो ये सब मैंने सोचा है, मुझे किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल सो डोंट जस्ट गो कि आपको सब मिला, नहीं। नहीं दादा, आपकी मेहनत है, आपका परसिवियरेंस है, पर साथ में पहला मैच खेलने को मिला आसानी से। पर जबकि हम लोगों की बात करते हैं तो मैं तो मानती हूँ यू हैव बीन वेरी लकी। लोग यस, डेफिनेटली। दादा, आपके कॉन्सर्ट के बहुत सारे सुंदर पहलू होते हैं। एक तो खास करके जो सबसे ऑब्वियस होता है एज एन ऑडियंस, एज अ स्टूडेंट, इज द भाव ऑफ द राग, रस ऑफ द राग। और हर एक राग का एक रस, और वो रस को निभाना और उसको ऐसे बाहर लाना और एक राग की छवि खड़ी करना। तो ऐसा मुझे एक भी आपका कॉन्सर्ट याद नहीं है कि जहाँ मैंने वो राग को महसूस ना किया हो। अगर आपने पुरिया कल्याण गाया, या आपने जय जयवंती गाया, या कलावती ले लिया, तो कलावती की चंचलता और अभोगी का एक गंभीरता, वो अगर आप गाएंगे तो वो दोनों एकदम अलग से निकलती हैं। तो वो उसके पीछे का राज क्या है दादा? प्रतिभा, लकी है बस, है ही नहीं दूसरा कुछ। मैं प्रतिभा इतनी लेके आया हूँ। नहीं, पर राज यही है। सी, दिस इज एन आर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये कोई मुझे डिजाइन में समझना, इसलिए तो शास्त्रीय संगीत बहुत कम लोग परस्यू करते हैं। उसका रीजन ही ये है कि ये डिफिकल्ट आर्ट है। ये लोगों को पसंद नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बट इसके लिए बहुत ही, ये नॉवेल लिखने जैसा है। आप एक आर्टिकल जल्दी से लिख सकते हैं, लेकिन एक नॉवेल लिखने के लिए आपको पूरी कितने सारी चीज़ों को इंटरनलाइज करना पड़ता है। और कुछ भी जल्दबाजी किए बिना जब आपकी कोई एक लिंक लग जाए तभी नॉवेल होगा। आप लिखना है करके बैठेंगे तो उसमें बात नहीं आएगी। सो व्हाट आई मीन इज कि ये सब इंटरलाइजेशन होने के लिए बहुत पेशेंस लगता है, वो मुझ में था। एंड आई यूज्ड इट ऑलवेज। मैंने जल्दबाजी नहीं की। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मारवा राग मैं गाता था सिंस आई वाज 11 years old। मुझे नि रे गा म दा नि रे नि दा म दा म रे रे द सा ये मालूम था। लेकिन मारवा को, या जिसको कहते कि जब उसको उसकी एक बात बनती है तो क्या होता है, ये इतनी उच्च तरह से मैंने देखा था। बिकॉज आई वेंट टू गुरुजी व्हेन आई वाज 13 years old। तो जिसको कहते हैं फूल्स रश फर्स्ट वेयर द एंजल्स फियर टू ट्रेड। जहां एंजल्स 10 बार सोचते हैं मुझे जाना चाहिए कि नहीं, शेयर मार्केट में जैसे, हाँ, बिना सोचे हुए लोग जल्दी से पैसा लगाते हैं, डूब जाते हैं। और जो सीखा हुआ है वो बोलता है यार रुकना है, ये समय नहीं है, मुझे इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मुझे शेयर का पढ़ाई करनी पड़ेगी, चुप बैठना पड़ेगा। सो मारवा के जैसा राग मुझे मालूम था कि मैं उस वक्त उसको न्याय नहीं दे सकता, तो कितने साल तो मैं गाया ही नहीं महफिल में। इमेजिन द काइंड ऑफ पेशेंस आई हैड। करेक्ट। तो मारवा मैं 11 साल की उम्र में सीखा था, लेकिन शायद मैं गाने लगा स्टेज पे मे बी आफ्टर लाइक लॉन्ग टाइम, लेट 20s। क्योंकि मुझे अंदर से लगता था कि ये जो मारवा मैं गा रहा हूँ अच्छा है, लेकिन तुम जो बोल रही हो उसके भाव में घुसने की मेरी ताकत नहीं है। ये अभी तो पूरे धनश्री के भाव में घुसने की आई है, पुरिया कल्याण के घुसने की आई है, बागेश्वरी के घुसने की आई है, लेकिन मारवा में जाने की मेरी शायद नहीं है अभी तक। कौसी कन्नड़ा, कितने सालों से कौसी कन्नड़ा में गुरुजी के पीछे, तो मतलब उसको रट रट के नींद से भी निकल आएगा। कौसी कन्नड़ा में नींद में उठ के भी गाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा था नहीं, मैं जो जब अपने आप जब गा रहा हूँ तो मुझे जहाँ जिस जिस भावात्मकता तक उसको ले जाना है वो नहीं आ रही है। सो तब तक नहीं गाया जब तक वो मेरे दिमाग ने मुझे अप्रूव नहीं किया कि हाँ अब तुम कौसी कन्नड़ा को भी उतनी अच्छी तरह से गा रहे हो जितना तुम बागेश्वरी गाते हो, जितना पूरे करने गाते हो। सो उसका जो जो क्या कहते हैं उसका सीक्रेट वही है कि नो हरी, शांति से बहुत समझो, intuitive है। इंटरनलाइज करो, प्रैक्टिस करो, सालों साल उसको, जिसको कहते भिगा के रखो, ओल्ड वाइन की तरह होने दो उसको।
हाँ, ओल्ड वाइन को बहुत उसमें पेशेंस होता है उसना, बाद में उसको क्या कहते प्राइस मिलती है वो। मैं वाइन वगैरह में ड्रिंक्स नहीं लेता हूँ, बट मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये कि ओल्डर वाइन का प्राइस ज़्यादा होता है वो इसमें, मतलब बिना ड्रिंक्स के भी मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ। तो इस ये मेरा सीक्रेट है। मेरे अभोगी अभोगी एकदम अलग लगती है, और जब कलावती की चंचलता अलग लगती है, बिल्कुल। क्योंकि बिना ड्रिंक्स लिए भी मैं जब बॉटल्स की इसमें घूमता हूँ तो ये ऑब्जर्व करता हूँ कि ये ओल्ड वाइन की वैल्यू ज़्यादा क्यों है। तो मेरे राग में भी मुझे वो संभलना चाहिए कि अगर मुझे लगता है कि अभी तक ये मेरा राग राग की जो वाइन है वो ओल्ड नहीं हुई है, तो चुप बैठना है, नहीं गाना है उसमें। सो मेनी थिंग्स निराली। वाह। एक आर्ट जब बड़ी होती तो उसके पीछे बहुत चिंतन होता है। हम्म। शायद मैं ठीक से चिंतन करता हूँ, इसलिए मेरी कला में बात आती है, अगर आती है तो। वाह दादा, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज कि मैं आपसे सीख रही हूँ, काफ़ी साल हो गए। आप एक चीज़ बहुत कहते हैं, और ख़ास करके अभी अभी थोड़ा ज़्यादा कहते हैं, कि नोटेशन अलग है, गाने का नोटेशन अलग होता है और उसका चाल अलग होती है। तो गाना सिर्फ नोटेशन नहीं है, सिर्फ स्वर नहीं है, उसकी एक चाल है, उसकी एक डिज़ाइन है। वो आप कुछ उसके बारे में कह सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब देखो, एक तो गाना नोटेशन है ही नहीं, क्योंकि उस नोटेशन को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसमें उसकी भाव जो उसमें से जो भाव आने वाला है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई थिंक यू नो इट, बट फॉर द ऑडियंस आई कैन डेमोन्स्ट्रेट इट विदाउट तामपुरा करूँ क्या, कैसे? कर लीजिए दादा। मैं थोड़ा डेमो करता हूँ कि कैसे, मतलब नोटेशन से वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा हर वक्त। तो जैसे यमन हम बोलते हैं हम लोग, नी रे गा म प म ग रे ग म ग। अब ये तो राग का भाव नहीं है, ये स्वर है। अभी सेम नी रे गा म प म रे म ग, अब यही नोटेशन नी रे गा म प म रे म ग, नी रे ग म प म ग रे म ग, नी रे ग म प रे म ग। तो सेम नोटेशन को अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया, अलग अलग जगह रुका मैं, बिल्कुल। और तो वैरायटी बन गई सेम नोटेशन में, और एक्सप्रेशन भी आ गया। सो राग नोटेशन से नहीं बनता है, आप सिर्फ नोटेशन से स्केलेटन समझने की कोशिश कर सकते हो। एंड देर इसलिए गुरु की क्यों जरूरत है, वो ये इसका आंसर इसमें आ जाता है क्या बात है। कि उस ये स्वरों का इंटरप्रिटेशन आपको गुरु दिखा सकते हैं कि इसको किस तरह से, इस राग के जो स्वर है 5 6 7 7 स्वर में राग खिलता है, तो उसको कितनी अलग अलग तरह से आप उस भावाभिव्यक्ति को बाहर निकल सकते हैं, वाह। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नॉट बिकॉज ऑफ द, मतलब जो एकेडमिक हिसाब से नहीं, राग के एक्सप्रेशन को हर्ट नहीं हो इसलिए। मतलब इमेजिन करो कि राग एक खूबसूरत शरीर है, तो हम कहते हैं ना कि इस ये जो बॉडी का शेप है इस पे शायद जीन्स अच्छी नहीं दिखेगी, या हम सोचते कि इस बॉडी के शेप पे वेस्टर्न अटायर ज़्यादा अच्छा जाएगा, ये बॉडी के शेप पे साड़ी अच्छी लगेगी। सो वी एज ह्यूमंस ऑल्सो नो कि इस पे क्या अच्छा लगेगा। ब्रॉड शोल्डर है तो वो कुर्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर अगर ब्रॉड शोल्डर नहीं है ना तो हम बोलते हैं यार हैंगर जैसा दिख रहा है, हैंगर पे कुर्ता। तो ये बारीक बारीक चीज़ें लाइफ की एग्जाम्पल्स होती है, वो गाने में भी है। गाना ये जिंदगी से अलग नहीं है। वाह। तो ये स्वरों का इंटरप्रिटेशन, ये यमन के हिसाब से क्या अच्छा लगेगा, ये हमारे गुरु ने उनके गुरु से सीखा है, उनके गुरु जी ने उनके गुरु से सीखा है, वो रेडीमेड हमारे यहाँ आता है। सो गुरु का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है? आपके जख्म कम कर देता है वो। हर चीज अपने आप सीखी जा सकती है, मतलब सुन सुन के इधर उधर से, लेकिन इतने जख्म होंगे क्योंकि एवरी एंड नाउ देन यू आर, आप गिर रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो। तो गुरु इज सच अ ब्लेसिंग कि आपको एक जगह पे उनसे पीछे 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 से आई हुई कला आपको, उन्होंने भी उसके ऊपर कुछ, पहले किसी ने सोचा है आगे दिया है, फिर उसने कुछ सोचा है आगे दिया है, फिर उन्होंने कुछ सोचा है आगे दिया है,
और आपके पास वो आ रहा है कि ये नहीं करो क्योंकि ये राग के भाव को हर्ट कर रहा है, ये 3 चीजें करो, देखो अपने आप खिल जाएगा. सो दैट एग्जैक्ट थिंग आई एम पासिंग ऑन टू यू. वाह. तो दादा, आपके गाने में एस्थेटिक्स और ब्यूटी और डिज़ाइन वो बहुत देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं. तो अगर हम आपने यमन छेड़ा अभी, तो यमन में ही कुछ आप दिखा सकते हैं कि आप एस्थेटिक्स को कैसे उभर के बाहर लाते हैं, या डिज़ाइन, आपका एक डिज़ाइन अप्रोच रहता है स्वर विस्तार में खास करके, या राग के विस्तार में. तो हाँ, मैं कोशिश करता हूँ डेमो करने की, बट इन अ वे ये सब्जेक्टिव है. देखो, एस्थेटिक्स टेक्निकली सब्जेक्टिव है, मतलब सौंदर्य, जिसको ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. किसको क्या सुंदर लगे इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती. तो वैसे कला का डिजाइन हर कोई अपने अपनी तरह से खूबसूरत ही बना रहा है. हाँ, अब वो बिका कितना जाएगा दैट इज डिफरेंट, है ना. मतलब हम, बिल्कुल. हाँ, हम अपना अपना डिजाइन बना सकते हैं. अब उसकी कीमत क्या मिलेगी, कम ज्यादा, ये हमारे हाथ में ही नहीं है. सो इन अ वे हर कोई अपनी कला खूबसूरती से ही बना रहा है, उसको लग रहा है कि ये सबसे खूबसूरत ही है. सो आई डोंट से कि मैं जो बना रहा हूँ खूबसूरत है, और मैं तुमको भी नहीं कहने दूंगा कि आप ही खूबसूरत करते हैं, तो मैं ही नहीं खूबसूरत करता हूँ. बट मेरा विचार मैं दिखा सकता हूँ. मतलब इन टू पुट इट शॉर्ट, एक स्वर के फेजेस होती है, उसको कितने अलग अलग डायमेंशंस में आप प्रेजेंट कर सकते हो. एक एग्जांपल मैं तुमको दिया ही यमन का, हाँ, उसी को अभी आगे ले जाता हूँ. वो दादा विस्तार में करते हैं ना. हाँ, लेकिन तुम्हारे इंटरव्यू में आ इतने जाएगा. सब नहीं आ सकता है. जितना है मतलब आएगा. विस्तार में वही विस्तार करके दिखाना. हाँ हाँ, है. थोड़ा सा. हाँ, उसको मतलब एकदम बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा मैं नहीं, इलेबोरेट कर सकता हूँ. जैसे हाँ. ये जैसे एक भाव है, मतलब निषाद पे पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं. क्या बात है. मतलब ये भाव है, उस भाव को कितने अलग अलग तरह से व्यक्त कर सकते हो. देर मतलब एक अप्रोच नहीं है. सो अनगिनत तरीके. सो व्हाट आई ट्राई टू टीच यू पीपल कि एक ही नजर से नहीं देखो. मतलब एग्रेशन है मतलब एग्रेशन ही है, सॉफ्टनेस है मतलब सॉफ्टनेस है, ऐसा ही नहीं. हमारी प्रकृति में जब हम कहते हैं ना कि हम कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, हम कभी कभी प्यार भी करते हैं, हम कभी कभी दुलार भी करते हैं, हम कभी कभी फ्रेंड्स की तरह से व्यक्त होते हैं, हम कभी कभी बड़े भाई की तरह से व्यक्त होते हैं, तुम कभी कभी छोटी बहन की तरह से व्यक्त होते हो, तू कभी कभी सहेली का रूप लेती हो. सो ये इतने अलग अलग रूप है हमारे ज़िंदगी में. हम एक तरह से बिहेव नहीं करते. मैं शिष्यों के साथ अलग बिहेव करता हूँ, मेरी बीबी के साथ मैं अलग बिहेव करता हूँ, मेरी बेटी के साथ मैं अलग बिहेव करता हूँ. तो गाने में एक ही आलाप में कितनी तरह से उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि वैरायटी से उसको देखें, तो गाना अनलिमिटेड हो जाता है. हम कहते हैं ना कि ये रुके ही नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि इतने अलग 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 रूप आप प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं. तानों के भी इतनी वैरायटीज है कि तान मतलब ऐसी नहीं है कि जैसे मैंने अभी दिखाया ना कि वैसे कि वो गमक की हो सकती है, सपाट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल तान. और वो कहाँ पे क्या यूज करना है कि मोनोटोनस नहीं लगे, दैट इज व्हाट इन आर्ट. तान लेना ये टेक्निक है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना ये कला है. वाह. मतलब इसको गमक कहते हैं. अब ये एग्रेसिव गमक है.
ये जैसे बदन पे कोई एक मोर मोर का पीस, इसको क्या कहते हैं, मोर पंख। मोर पंख कोई अगर घुमाएगा, सेम गमक। और अगर तुमको भी दिखाना है कि कहीं बारिश हो रही है, इसमें अलग वैरायटी दिखा मैं। बारिश नहीं थी ये, मतलब बड़ा ही मैं चाहता था कि मैं एग्रेशन दिखाऊं, लेकिन मुझे जाते लगा कि एग्रेशन नहीं दिखाना है, छोड़ो, एक ही इसमें अलग गमक गमक। तो ये है कट्स है, ये कट्स है। ये सपाट है। अब तुम गमक ले रहे हो और उसके अंदर से सपाट, तेरा हम बात करते हुए भी करते, देखो एक मोनोटोनस बात नहीं करते, ये बात के जैसा ही है। वी नेवर स्पीक लाइक, हाँ निराली, अगर मैं सोचूं तो इसका जवाब मैं ऐसे दे सकता हूँ, यही टोन में 1 घंटा में बोलूंगा तो बोर हो जाएगा इंटरव्यू। सो कहीं मैं मेरे वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, कहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मॉड्यूलेशन है बातचीत में भी। बहुत लंबी बातचीत तुम उसी की सुन सकते हो कि जिसके बातचीत में मॉड्यूलेशन है। तो गाने में भी वही है, गाने में मॉड्यूलेशन जितना अलग अलग हो सकता है, जितनी वैरायटी होगी, सबके गाने में मॉड्यूलेशन होता ही है, लेकिन जिसके गाने में मॉड्यूलेशन जितना ज्यादा होगा उसकी कला कितना भी सुनो मन नहीं भरेगा, जब तक कंटेंट हो रहा है अंदर, सब्जेक्ट का कंटेंट हो रहा है। लेकिन कंटेंट की भी ज्यादा हो जाती है बात तो लगता है कि यार बस करो। सो एक अच्छे गाने में बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए, मॉड्यूलेशंस की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी होनी चाहिए, और उसको कहाँ कैसे प्लेस करना है ये इसकी सोच होनी चाहिए। और ये जिसकी ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा सुंदर गाएगा। अदरवाइज एवरीबडी सिंग्स, हर कोई सुंदर ही गाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर गाऊँ। अगर मैं 10 साल पहले गाता था सुंदर, तो मैं उसके आगे एवरी ईयर मेरी कला और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। वाह। ये मैं कोशिश करता हूँ। दादा, आपने भी अलग अलग तानों की बात की, आपने एस्थेटिक्स की बात की, तो रियाज के दरमियान ये सारी चीज़ों का ध्यान कैसे रखना चाहिए और रियाज कैसा होना चाहिए? इन सब चीज़ों का ध्यान हम जब जागृत अवस्था में, नींद छोड़ के, तो वो पूरे टाइम होना चाहिए। इसलिए दैट्स वाई बड़े बड़े कलाकार जब कहते हैं ना कि हम तो 8, 10, 12 घंटे दिन में रियाज करते हैं, तो उनका कहने का मतलब ये होता है, बहुत बार सीखने वाले स्टूडेंट्स इसको समझते नहीं है कि फलाने आर्टिस्ट 10 घंटा रियाज करते थे, फलाने 8 घंटा। उनका मतलब था कि ये सब चीज़ों का चिंतन हमारे तो चलते ही रहता है दिमाग में, हर वक्त वो गले का रियाज नहीं होता है। सो किसी का तुमने गाना सुना, वो पिक्चर का भी हो, कुछ भी हो, ख्याल गायन कर रहे हो, तुम क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हो। मैंने एक शून्य से निकलने की बात, मैंने लता जी का जो गाना है अल्लाह तेरो नाम, वो बिलावल राग की उसकी स्वर है, तो उसमें एक वो है, वो बीच में गाते हैं अल्लाह तेरो नाम ईश्वर, ऐसा वो कोरस के पीछे से ऐसे आती है वो जगह। मतलब ये पहले तो संगीतकार की कल्पना है, ये 100% उन्होंने कहा है कि ऐसे करो, लेकिन वो समझ के वैसे निकालना, ये लता जी की कमाल है। वो एकदम से पीछे से वो कोरस एकदम ऐसे चलता रहता, यू वोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि चल रहा है ईश्वर तेरो नाम, ये चल रहा है पूरा, अल्लाह तेरो नाम, वहां से एकदम से ईश्वर ऐसा आता है, जीरो से लगता है कि शून्य से निकली है तान। तो कहीं से भी सीखा जा सकता है, वो रियाज ही है। तो मैं ऐसे तान लेता हूँ और मुझे लोग कहते कि वाह, पता नहीं चलता कहाँ शुरू हुई कहाँ समाप्त हुई। तो वो कहीं ना कहीं वो जो मेरी कहाँ शुरू हुई पता नहीं चलता और कहाँ ख़त्म हुई पता नहीं चलता, उसका जो स्रोत है ना, वो ये अल्लाह तेरो नाम की लता जी की जो तान है ना, वो है। वाह।
सो रियाज इज नॉट ऑलवेज तानपुरा लेके बैठो, और वो सोच जो है वो सब सिर्फ हर वक्त हम जब तानपुरा निकाल के बैठते हैं तब जो हम गा रहे हैं तब नहीं होती है, कहीं से भी आती है, कहीं पे भी कुछ हो रहा है उससे वो उसका क्या बात है। एब्सॉर्प्शन होते रहता क्या बात है। तो दादा आप जब भी कॉन्सर्ट के लिए सोचते हैं तो उसके पीछे आपका अप्रोच क्या रहता है? अभी रिसेंटली हमने आपकी कॉन्सर्ट सुनी, इट वाज ऑलमोस्ट 3 आवर्स। आपका सोलो कॉन्सर्ट था, 3 घंटे आपने लगातार एक के बाद एक के बाद एक Yes. राग लिए। ऐसे बहुत कम कॉन्सर्ट्स होते हैं जहाँ पे एक ही आर्टिस्ट 3 घंटा। अभी के ज़माने में कम संख्या कम हो गई। जी, तो हमें मौका मिला आपको ऐसे सुनने के लिए। तो ऐसे कॉन्सर्ट्स के लिए आप कैसे प्लान करते हो और उसके पीछे की सोच क्या रहती है? उसके पीछे की सोच जो है ना वो एक पिक्चर बनाने के जैसे ही होती है। सबसे पहले मतलब नंबर 1 कि पिक्चर शुरू तो हो गई और 2.5 घंटे तक उसकी जो खींच है मूवी की वो कैसे बने रहे कि किसी को नहीं लगे कि उठ के चले जाए। तो ग्रिप तो रहनी चाहिए लेकिन वो ग्रिप ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वो इतनी भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए कि बोर हो जाए, इतनी भी नहीं चढ़नी चाहिए कि उसके क्लाइमैक्स ही गलत टाइम पे हो गया। सो महफिल का क्लाइमैक्स ये सस्पेंस की तरह एंड में ही आना चाहिए, लेकिन स्टोरी में इतना दम होना चाहिए कि सुनने वालों को स्टोरी मतलब हमारी स्टोरी मतलब हम जो क्रियात्मकता करते हैं, रागों के बीच में चित्र बनाते हैं, बंदिश की वैरायटीज लेते हैं, ताल की वैरायटीज लेते हैं, मॉड्यूलेशंस की वैरायटीज लेते हैं, रागों के भाव की वैरायटी, मूड्स ऑफ द राग जैसे कहते हैं ना कि मतलब आप लड़कियां लोग जल्दी से समझेंगी कि आपके पास एक बड़ा वार्डरोब भरा हुआ है, इतनी सारी साड़ियाँ, ड्रेसेस, वेस्टर्न, इंडियन, अलग कलर्स, अलग अलग साड़ी में तो कितनी वैरायटीज है, सभी प्रकार की साड़ियां हैं, यू हैव ऑल द एक्सेसरीज इन द वर्ल्ड, पूरी कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब पूरा भरा। तो क्या मजा आएगा ना आपको। वैसे कंटेंट होना चाहिए 3 घंटे की महफिल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि चलो ये कर देते, ये अभी ऐसा हो गया ना, वो तो हो गया, अब नया क्या करो। सो आई हैव अ वैरायटी वेयर आई कैन यूज दिस। सो इसलिए इसलिए विद्या का होना बहुत ज़रूरी है 3 घंटे के महफिल के लिए, कि ये हो गया है लेकिन ये मूड नहीं आया तो अभी मैं इसमें से क्या क्या ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। सो इट्स अ वेरी वाइड प्लानिंग, और मैं प्लान स्पॉन्टेनियसली करता हूँ सब चीज़ें, मतलब कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, उसके लिए आपके सभी राग गले पे चढ़े हुए होने चाहिए। सो दैट्स वाई यू नीड आप बहुत साल गाने तक जब तक अपने रियाज नहीं किया है, सभी रागों को एक लेवल तक अपने गले पे तक नहीं चढ़ा है, तब तक एक 3 घंटे की महफिल आप नहीं जीत नहीं सकते, कर सकते हैं। हम्म, सो बीइंग इवन डिस्पाइट बीइंग अ चाइल्ड प्रोडिजी, 17 साल का एक फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने इस जन्म में भी लिया, मतलब वो पूर्व संचित लेके आया था फिर भी, और फॉर्मल एक जिसको कहते हैं ना दादा, तो तानपुरा निकल के रोज गाते ही है। ये भी 11 साल की उम्र से समझो एक 20 साल, व्हेन टिल आई वाज 31, ऑन एन एवरेज हर वक्त तानपुर निकल के मैं रियाज कर रहा हूँ, ये फेज आती ही थी। 20 ईयर्स इज अ बिग स्पैन। उसके बाद मैंने रियाज बंद नहीं किया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से रियाज रोज तानपुरा निकलना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो फेज आ गई मेरी। बट पहले टेक्निक तैयार चाहिए, उतनी विद्या चाहिए, फिर उसको किस तरह से प्लेस किया जाए इसका स्किल एक्वायर हो जाता है। वो गुरुजी के साथ मैंने देखा कि ये कैसे महफिल को प्रेजेंट करते हैं। अब वो देख के आप वैसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी कल्पना है। जो कॉम्बिनेशन अब मेरे गुरुजी गाते थे वो मेरे मन की बात नहीं थी, उनके मन की बात थी। सो जब मैंने अपने कॉन्सर्ट में मेरे जो कॉन्सर्ट के बाद मैं क्या गाऊंगा ये कंप्लीटली अलग थे। सो आई वेंट बाय माय ओन इंस्पिरेशन कि मुझे पूरे कल्याण के बाद क्या गाने की इच्छा हो रही है। तो मेरा हर वक्त फेवरेट था हंसध्वनि, बहुत बार मैं पूरे कल्याण हंसध्वनि करता। सो ऐसे कोई उसका कोई सीक्रेट नहीं है। हो सकता है कि तुमको वो नहीं लगे, तुमको लगे कि कुछ दूसरा करना है। सो ये इंस्पिरेशन, प्लानिंग, एक्सपीरियंस, वैरायटी, विद्या, गले की उतनी स्ट्रेंथ लाना कि पूरे आप जो एनर्जी से गाना शुरू करते हो,
एज ये प्रोग्रेस होती है ना, उसके बाद क्रिकेट के जैसा कि 4 डाउन 200 के बाद अगर कोई स्लो खेलने वाला आएगा तो वो फ्रस्ट्रेट कर देगा, 350 नहीं बनेंगे। वहाँ पे वो युवराज सिंह और धोनी की ज़रूरत होती है, तो आपके पास युवराज सिंह धोनी भी होने चाहिए, आपके पास एंट्री वाले सचिन तेंदुलकर गौतम गंभीर भी होने चाहिए, 1 डाउन वाले भी होने चाहिए, और एकदम जरूरत पड़े तो लास्ट में 2-4 इधर उधर लगा के 4-4 छकड़ी करके वो 25-30 बढ़ाने वाले, तब एक ऑलराउंड टीम हो जाएगी। बीच में एक आधा वो रविंद्र जडेजा जैसा एक ऑलराउंडर भी चाहिए। सो वैसे कंटेंट आपके पास चाहिए आपके महफिल में जो भी आप गाते हैं। तो इतना सारा जब होता है और इंटेलेक्ट, प्रतिभा, हर वक्त की सोच, ये सब मिलके एक अच्छी महफिल होती है। वाह दादा, बहुत सारे हमारे सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं, क्लासिकल राग संगीत के स्टूडेंट्स हैं। अगर ये संगीत में करियर बनाना है और या तो ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छा कलाकार बनना है, तो कौन सी चीज़ें ऐसा कह सकते हैं कि ये इनएविटेबल है, इतना तो होना ही चाहिए? नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि देखो, हर एक फील्ड में इंजीनियर्स कितने बनते हैं? लाखों इंजीनियर्स बनते हैं। अब लाखों इंजीनियर्स हर एक कोई कंपनी के टॉप सीईओ ही नहीं बनते। हर एक कंपनी में हर एक तरह के, हर एक लेवल के इंजीनियर्स काम करते हैं। सबको एक जैसी सैलरी भी नहीं मिलती, सबको एक जैसी पोजीशन भी नहीं मिलती। वैसे हर फील्ड में लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स, हमको लगता है, लेकिन सभी डॉक्टर्स की दुकान नहीं चलती है एक जैसी। हम तो सुनते रहते हैं, अरे ये तो ऑपरेशन करके 1.5 लाख रुपए ले जाते हैं। ऐसा नहीं है। वेरी फ्यू पीपल रीच टू दैट कंपेयर टू जितने डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। वैसे ही हर एक जो गाना बजाना करेगा वो टॉप का परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं बनेगा। बट इसका मतलब वो नहीं बनेगा मतलब वो कला नहीं कर सकता, ऐसा है कि नहीं? सो ये आंसर ABC में दूंगा। सबसे पहले आप में अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है तो आप इसको चूज करिए एज योर करियर। फिर करियर में बहुत बातें आती है, वो आगे जाऊंगा। परफॉर्मेंस इज द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है। एक तो आप में अगर आपको नहीं लगना चाहिए सिर्फ कि मुझ में है, एक्सपर्ट्स को भी लगना चाहिए। नहीं तो फिर वो, नहीं तो माँ बाप को तो लगता है कि मेरा बेटा बेटी तो बस मतलब नेक्स्ट ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल्फ एवोल्यूशन बहुत कम लोगों को होता है। सो एक्सपर्ट्स, कला के मामले में एक्सपर्ट्स को गाइड करना चाहिए कि नहीं इसमें सच में बात है। दूसरी बात है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कला ही अच्छी लेके आते हैं उनको एकेडमिक ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे नहीं होते। सो उनको तो मार्ग बहुत डिसीजन आसान हो जाता है, क्योंकि उनको एकेडमिक ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर वो यहाँ पे आके पानी में गिर जाता है और तैर सकता है पूरा वो अपने आप को सरेंडर कर दैट इज व्हाट दैट पर्सन हैज बीन बेस्टोड विथ। बट फ्यू पीपल आर देयर हु आर वेरी गुड इन एकेडमिक स्टडीज एंड दे आर गुड इन आर्ट ऑल्सो। तो उनके लिए मार्ग ज़्यादा तकलीफदायक हो जाता है, क्योंकि उनको डायलेमा आता है कि आई हैव वेरी गुड एकेडमिक करियर। जैसे इट वॉज विथ मी ऑल्सो, आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह में आराम से बन सकता था। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स को डायलेमा आ गया कि अभी ये सब छोड़ छाड़ के पूरा फुल टाइम आर्टिस्ट बनना है, तो जो रिस्क है, रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड जो है वो इस फील्ड में रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू अगर रिस्क में सक्सेसफुल होने के बाद रिवॉर्ड्स नहीं है, ऐसा नहीं है। बट दिस फील्ड डजंट रिवॉर्ड यू ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी। मिनी ऑफ द फील्ड्स रिवॉर्ड, उसके जो रिवॉर्ड लोग बोलते हैं हमारा टर्नओवर इतना हो गया, प्रॉफिट इतना हो गया, 35% ग्रोथ हुई। लेकिन इस फील्ड में जो आता है उसको ये समझना चाहिए कि मेरा रिवॉर्ड सिर्फ मनी नहीं है, मनी है, वर्क सेटिस्फैक्शन है। और ये अनूठा ऐसा फील्ड है कि वर्क सेटिस्फैक्शन मेरा, मैं हजारों लोगों को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो उससे जो मुझे आत्मिक शांति मिलती है, आज मेरा गाना सुन के इतने सारे खत आते हैं मुझको, ईमेल्स आते हैं कि हमको दवाई कम लेनी पड़ती है। संजीव जी, हमारी दुआएं आपके साथ है कि डॉक्टर ने कहा था कि ये मेडिसिन खाओ, उसका मुझे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, और आपका गाना मैंने सुना। आपका नाम असली में संजीवनी बन के सबके, बट ऐसा भगवान की कृपा से मेरी आवाज में सच में बाय गॉड्स ग्रेस टच वुड वो संजीवनी है, लेकिन मैं उसको ठीक से रखता हूँ संजीवनी को,
क्योंकि मैं जो अप्रोच रखता हूँ कि मुझे माँ बाप ने बचपन से ही बताया था कि संजीव, तुम जो आनंद दोगे लोगों को, क्योंकि ये गॉड्स गिफ्ट है, मेरी आवाज़ है बचपन से ऐसी, तो तुमको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी ना वो पैसे में कन्वर्ट नहीं होगी, कितना भी पैसा देके ये नहीं मिलेंगी। इसका ये मतलब समझे नहीं कि इस फील्ड में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बट बाकी के फील्ड्स में हम देखते हैं ना कि लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं, वैसे पैसे इस फील्ड में नहीं मिलते। तो इस फील्ड में ये सब मिलके, नहीं तो कितने सारे लोग दूसरे का टर्नओवर पे कंपेयर करके बोलते हैं यार हमको तो कुछ ही नहीं है, हमारे पास 100 करोड़ ही है। फिर क्या हुआ? क्योंकि आप एंडलेस है। तो ये एक ऐसा फील्ड है, आपको आत्मी शांति देता है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन देता है, और इस लेवल पे जाएंगे तो आपको ब्लेसिंग्स भी जबरदस्त दे देता है, और फिर अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देता है। बट उसके लिए कन्विक्शन की बहुत जरूरी है कि आप में बात हो और आप उस कन्विक्शन से लंबी रेस का घोड़ा बन के चले। इस फील्ड में रिटायरमेंट नहीं है। 58 के उम्र में कुछ भी रुकने नहीं वाला है। इफ़ यू आर हेल्दी, बट यू हैव टू बी रियली डिसिप्लिन। जो तुम्हारा आंसर ये है कि ये फील्ड करने के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यू रियली नीड टू बी डिसिप्लिन टू कैरी इट फॉर लॉन्ग। बिल्कुल। जैसे मैं गा रहा हूँ सिंस एज ऑफ 11 मैंने पहला प्रोग्राम किया। आई एम 55 ईयर्स ओल्ड। मुझे स्टेज पे गा के इतने साल हो गए। 1981 में मैंने पहला प्रोग्राम किया, बट आई एम आइंग फॉर अनदर 25 ईयर्स। तो उसके लिए आपको परहेज करना पड़ेगा। यू नीड टू बी डिसिप्लिन व्हाट यू आर ईटिंग एंड ऑन एवरीथिंग, और बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा कि इसका फल भी लेट आता है, लेकिन लेट तक चलता है। सो द पीकिंग माइट बी अ लिटिल लेट, बट इट कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये समझना चाहिए पहले सबको करने के लिए, तो फिर होगा। और सब परफॉर्मेंस तो सबके होंगे, लेकिन सेहरा जिसको कहते हैं कि सबके सिर पे सेहरा नहीं बांधा जाएगा। एवरीबडी वोंट कम इन इंडिया टीम, बट इंडिया के 11 में 14 में नहीं आया इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सो टीचिंग लाइन बहुत बड़ी है, वाइड है। अभी तो दुनिया खुल गई है, पूना में बैठ के लोग पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं भी सिखा सकते। सो जो सीखने वाले बहुत है, अच्छे सिखाने वाले कम हैं। सो दोज हु आर गुड इन देयर आर्ट्स हैव अ वेरी गुड स्कोप। उनका घर अच्छी तरह से चल सकता है अगर वो अच्छी लेवल पे आते हैं कला में। सिर्फ टीचिंग से भी चल सकता है। परफॉर्मेंस से वो जिसको कहते बोनस वाली बात आ जाएगी, बट दे कैन डू वेल इन दिस। बट बेसिकली कला होनी चाहिए, आपको लग के नहीं। जस्ट टेक द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स। उनको भी लगना चाहिए कि आप अच्छे हो, नहीं तो नहीं बनेगी बात। आप बहुत पढ़ाई करके कुछ बन जाओगे दूसरे फील्ड्स में, लेकिन इसमें सिर्फ पढ़ाई करके नहीं होता। इसमें नजर होने की बहुत जरूरत। कुछ तो हो नजर, कुछ तो होने की जरूरत। नजर भी अलग अलग लेवल की होती है। बिल्कुल। लेकिन तो इसके बारे में दादा आप कुछ बता सकते हैं कि आज रिसेंटली मैंने कुछ ऐसा पढ़ा कि एक आर्टिस्ट के लिए एक नज़र, एक पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आजकल इतनी सारी चीज़ें अलग अलग हमारे सामने आ रही हैं, कोई ये कर रहा है, कोई आर्टिस्ट ये कर रहा है, पर एक अपना रास्ता बना के चलना वो एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, रास्ता बना के चलना, बट आई ओपन, जिसको कहते यू नीड टू कीप एन ओपन आई। मतलब क्या चल रहा है, इसमें से मेरे लिए कुछ उपयुक्त है क्या? कभी भी आप डिले नहीं पड़ सकते। हो गया वाली बात नहीं, मतलब बन चुका जिसको कहते ना, मेरा तो हो गया। जैसे आपके मन में आ गया मेरा तो हो गया, तो आपका डाउनफॉल शुरू। सो एक रास्ता, यू हैव योर ओन आइडियोलॉजी एंड वॉक दैट पाथ, बट स्टिल कीप एन आई ओपन टू सी कि और भी कोई रास्ते हैं क्या आपके लिए। और आपके प्रकृति के हिसाब से है तो यू नीड टू अडेप्ट, एंड वो रास्ते पे भी चलना आपको चाहिए। सो क्योंकि जब ज़माना बदलते रहता है तो इतनी सारी चीज़ें बाह्य बदलती है कि द आर्टिस्ट नीड्स टू बी रिलेवेंट। बिल्कुल। तो रिलेवेंट रहने के लिए आपके पास मनशक्ति की बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। क्योंकि मेरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि 80s का टाइम मैंने देखा, वो इतना एरा अलग था। 90s का एरा अलग, बाद का दशक अलग, अभी 2010 टू 2020 अलग दशक। 5वें दशक में मेरा करियर है। सो हैव चेंजेस मैंने इतने देखे, उसमें भी मुझे अपने मूल्य बिना डाइल्यूट किए हुए, आई डोंट नीड टू डाइल्यूट माय प्रिंसिपल्स, एंड जो मैं दे रहा हूँ कंटेंट उसको डाइल्यूट नहीं करना है, बट जस्ट आई नीड टू
उसका पैकेजिंग मुझे रिलेवेंट रखना पड़ता है आज के ज़माने से। वाह। सो ये ओपन आई रख के जो काम करेगा वो टिकेगा, लंबा चलेगा। वाह। दादा, आपने जस्ट कहा कि आपके जो करियर के एज एन आर्टिस्ट 4 दशक हो गए यस। आप स्टेज पे हैं, और फ्रॉम द डे वन ऑफ यू एज एन आर्टिस्ट टिल नाउ आपका जो इम्पैक्ट होता है कॉन्सर्ट का, प्रेजेंटेशन का एक इम्पैक्ट होता है टू द ऑडियंस, वो एक ज़बरदस्त होता है। तो अभी एट दिस पॉइंट, एट दिस फेज, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगता है कि नहीं, आज मतलब कल भी आपका कॉन्सर्ट होगा, यूल बी इक्वली एक्साइटेड, यूल बी इक्वली एंथुजियास्टिक अबाउट इट। तो अब कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? मेरा प्यार है गाने के ऊपर। ऐसा नहीं कि मैंने इतने सालों से नहीं, करा, नहीं, मैं नहीं, 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 आई कैन डू इट काइंड ऑफ इट। बट मैं इतना गाता ही नहीं हूँ कि मेरा बोर हो जाऊं गाने से। हाँ, तो मैं उतना ही गाता हूँ जितना मजा आए। पर मनन चालू रहता है। हाँ, बस मनन चालू रहता है मेरा, वो पॉज मोड पे रहता है गाना। लेकिन मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है तो मैं पिक्चर देखता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन गाता नहीं हूँ मैं। इसलिए मैं गाता हूँ तब भी जब मेरा मन बोले। मैं रियाज तब भी करता हूँ जितनी ज़रूरत है। प्रोग्राम में उतने ही करता हूँ जो अच्छे ही हो। टूरिंग में उतना ही करता हूँ जो मुझे मज़ा आए। और गाने का मेरी ज़िंदगी में प्रमाण उतना ही रखता हूँ जिसमें मुझे हर वक्त नया, जो पुराना दोस्त अचानक से मिलने वाली बात मिले। रोज रोज मिल के बातें ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं रहा तो चलो। इतना मैं गाता ही नहीं हूँ, इतना मैं कला को चिपक के नहीं बैठता हूँ। आई गिव अ स्पेस विथ माई आर्ट ऑल्सो, एंड दैट्स वाई मेरा जो रहस्य है वो ये है कि मेरी आर्ट मेरे मन में उतनी ही फ्रेश है। सो जब मैं तानपुरा निकलता हूँ तो मुझे उतनी ही इच्छा होती है गाने की जैसे 25 साल पहले होती हो। वाह। दादा, राग संगीत क्या आध्यात्मिकता का एक माध्यम है, और आपने उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है राग संगीत की, ख्याल संगीत की, उसके आप आध्यात्मिकता से और करीब आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप संगीत और आध्यात्मिकता का एक जो रिलेशन है? अभी मैं करीब आ रहा हूँ नहीं, मैं क्या बताऊंगा, तुम लोग सुन के देखो। सुनने वाले डिसाइड करें कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं करीब। बट ये जो राग संगीत है, ख्याल फॉर्मेट, उसमें वो ताकत है कि वो आपको शांत करे, आनंदित करे, तृप्त करे। क्या बात है। लेकिन अगर आप ये उद्देश्य से गाएं तो आई ऑलवेज से कि उद्दिष्ट क्या है। अगर एंटरटेनमेंट उद्दिष्ट से राग संगीत और ख्याल गाया जाए तो उसमें ये बात नहीं आएगी। अगर स्वांत सुख है कि मुझे चिंता नहीं करनी कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मन बोल रहा है, मेरे मन के तार बज रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है, मैं कुछ घड़ी का ध्यान नहीं रखूँगा, सोचूंगा नहीं, इंटरेस्टिंग रखूंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं रखूंगा तो फिर ये स्टेज का गाना नहीं होगा ना। स्टेज का गाना हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। एक ही सुर लगा के बैठूंगा, गाना प्रवाही नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन गाना स्टेज का ही चल रहा है, लेकिन उसमें प्रवाहित्व है, वाह। लेकिन रसिक ऑडियंस की सोच नहीं है। सोच मैं ही एक नाव लेके जा रहा हूँ, खूबसूरत नज़ारा देख रहा हूँ आजू बाजू में, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, नाव एकदम सेफ है तो मुझे डूबने का कोई डर नहीं है। लाइफ जैकेट भी डाल के रखा है कि डूब उल्टी हो जाए तो भी मैं कुछ नीचे नहीं जाऊंगा। तैरना भी आता है। इतने कंफर्ट जोन में जाके अगर मैं गाता हूँ, हाँ, तो मुझे किसी की पड़ी ही नहीं है कुछ। अगर मुझे जितने व्यवधान कम होंगे उतना मैं अंतर्मुख होके गाऊंगा। जितना मैं अंतर्मुख होऊंगा उतना उसमें रस और भावना बहेगी। जितनी भावना बहेगी उतना मेरा गाना हृदयस्पर्शी होगा। जितना मेरा गाना हृदयस्पर्शी होके सामने वाले बैठे सबके हृदय में घुसेगा, तो मेरी जो मनोअवस्था है वो उनमें भी ट्रांसफर हो जाएगी, और तब जाके मेरा गाना अनुभव बनेगा। ऐसा करने की मैं कोशिश करता हूँ।
अब ये होता है कि नहीं, मैं आई नॉट गोइंग टू डिसाइड। मेरे लिए तो बहुत बार होता है, होता मेरे ही लिए है तो ना बहुत दादा। बार होता है। सामने वालों तक वो पहुंचता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मेरा गाने का अप्रोच हर वक्त ये रहता है, ऑलवेज लाइक दिस। सो यही आंसर है मेरा। बट जो भी कलाकार जिस भी भाव से गा रहा है उसको वैसा फल मिलेगा। हम्म, तो और जो सुनने वाले हैं वो सुने कि ये किस भाव से चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आत्मिकता है नहीं है, अनुभव लेवल पे जा रहा है कि एंटरटेनमेंट लेवल तक ही रह रहा है, डूबने का नाटक हो रहा है कि सच में डूबा जा रहा है, डूबने जैसी भाव वहां पे पैदा हो रहा है कि सिर्फ बातचीत हो रही है, सिर्फ स्टेज पे बातें ही हो रही है कि रिजल्ट भी आ रहा है ना। बहुत बार लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन सुर नहीं लग रहा है। तो मैं क्यों कौन हूं बोलने वाला, सामने वाले को ये सब देखना चाहिए। आई डोंट नो, बट मेरा अप्रोच मैंने तुमको बताया क्या रहता है, एवरी टाइम इट इज लाइक दैट। मैं yes. कोशिश कर और एज एन ऑडियंस और एज योर डिसाइपल, ये तो मैं कह नहीं सकती पर कहती हूँ कि इट इज़ अ डिवाइन एक्सपीरियंस एंड अ फीलिंग टू बी एबल टू लर्न फ्रॉम यू दादा. And on this little sweet note, we will end this conversation. Thank you so much, Dada. आप आए. थैंक्स फॉर HCL कॉन्सर्ट्स। Thank you, मैंने दादा. उनके लिए लाइव प्रोग्राम भी किया है Wow. एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर Thank you, Dada. एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग निराली Oh, एज अ होस्ट, नॉट एज अ स्टूडेंट। तुम बहुत अच्छी होस्ट हो। thank you for sharing your knowledge and your love with all of us, your disciples and your chahat. Thank you.